अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इंशाल्लाह इस वीडियो में इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे के सारे करेंगे। टोटल 8 न्यूमेरिकल हैं। हर एक न्यूमेरिकल का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके अपनी मर्जी का न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। उसके अलावा चैनल पर आपको मैथ की वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप उनको भी देखें, इंशाल्लाह आपको वो भी समझ आएंगी, अच्छी लगेगी। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके सामने। इसमें लिखा हुआ है कि अ गैस ऑक्युपाइड 6 लीटर ऑफ वॉल्यूम, कि गैस ने 6 लीटर उसका वॉल्यूम है, उसने इतनी जगह घेरी हुई है। तो ये ध्यान में रखें, लीटर खुद एक वॉल्यूम का यूनिट है। एट प्रेशर ऑफ 12 एटीएम, और 12 एटीएम का प्रेशर है हमारे पास, मतलब 12 एटीएम का प्रेशर है। तो गैस ने कितनी जगह घेरी हुई है? 6 लीटर। आगे वो कहते हैं व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस इफ द प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2 एटीएम। पहले इस पे प्रेशर कितना था? 12। अब हमने इसी 12 एटीएम प्रेशर में मजीद 2 एटीएम इंक्रीज कर दिया। तो पहले 12 था, तो अब कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ज़ाहिर है जब प्रेशर बढ़ता है तो गैस कंप्रेस हो जाती है, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब वही पूछता है कि वो जो कम वाला वॉल्यूम है वो कितना होगा। आगे वो कहता है अज्यूमिंग द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आपने एक चीज़ पे फर्ज कर लेना कि बाहर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर को चेंज हमने नहीं किया। चलें डाटा लिखते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें जो दिया था इनिशियल वॉल्यूम, वो 6 लीटर था। उसके बाद इनिशियल प्रेशर की बात कर ले तो वो 12 एटीएम था। तो ये चूंकि दोनों इनिशियल है तो इसके साथ में 1 लिख देता हूँ। इनिशियल वॉल्यूम 1 और इनिशियल प्रेशर P1 कह देते हैं इसे हम। बाद में हमने प्रेशर में 2 का इजाफा कर दिया था, तो पहले 12 था, फिर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे लिख दिया। फाइनल प्रेशर जो है उसे आप P2 कह लें, और वो कितना होगा? 2 एटीएम इजाफा कर दिया था 12 एटीएम में, तो टोटल हो गया 14 एटीएम। नेक्स्ट चलते हैं जी। फाइंड हमने क्या करना है? हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। इसे V2 कहेंगे क्योंकि दूसरे वाला वॉल्यूम है जब प्रेशर इंक्रीज कर दिया था। सॉल्यूशन पे आते हैं। हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के मुताबिक जो P1 है मल्टीप्लाई V2, वो किसके बराबर होगा? P1 और V1 है। P1 इज इक्वल टू P2 एंड V2। सादा सा फॉर्मूला है, वैल्यू सारी अवेलेबल है, इसमें लिख देते हैं। P1 की वैल्यू हमारे पास है 12, तो P1 की जगह पे 12 आ गया। V1 हमारे पास था 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। P2 की बात करें तो वो 14 था, तो यहाँ पे 14 आ गया। और V2 हमें मालूम करना है। इनको मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया, इज इक्वल टू 14 इंटू V2। 14 मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया। इनको डिवाइड करेंगे तो 5.14 आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूम का यूनिट जो यहाँ पे यूज हो रहा लीटर है, तो हम भी लीटर ही करेंगे। ले जी, इसी के साथ आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल था, ये सॉल्व हो चुका है। कहीं पे इशू हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था। मूव करते हैं सेकंड की तरफ। जी, तो आपके सामने सेकंड न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा हुआ है इन अ वैक्यूम चैम्बर विच इज कनेक्टेड टू अ क्रायोजेनिक पंप। ये ऐसा पंप होता है जो कि बहुत कम प्रेशर पर आपकी गैसेस को जो लिक्विड में कन्वर्ट होती है उनको ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। प्रेशर एज लो एज 1 नैनो पास्कल। अच्छा, उस चैम्बर का प्रेशर कितना है? 1 नैनो पास्कल है। इज बीइंग अटेन्ड, इतना मतलब हमने प्रेशर अटेन किया हुआ है, हासिल किया हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मीटर क्यूब वेसल। आपने बताना कि 1 मीटर क्यूब वेसल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर, एंड एट दिस प्रेशर, इस प्रेशर पर, एंड टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। और टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन टेम्परेचर है। तो हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल है, एक तो प्रेशर बताया हुआ उन्होंने कि 1 नैनो पास्कल प्रेशर है। अब नैनो जो होता है वो 10 की पावर -9 होता है, तो नैनो की जगह पर आ गया 10 की पावर -9। आगे पास्कल एज इट इज। उसके बाद उन्होंने वॉल्यूम बता दिया था 1 मीटर क्यूब, ये देखिए 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। देन उन्होंने टेम्परेचर बताया होता 300 केल्विन, वो भी हमने लिख लिया। हमें मालूम क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। करते हैं जी, सॉल्यूशन पे चलते हैं। हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर ही कि पी वी इज इक्वल टू
एन के बी टी। बुक में टॉपिक था आइडियल गैस इक्वेशंस इन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये वहीं से ये फॉर्मूला है, ये जो के बी लिखा हुआ है ये बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। अब जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको हम एक साइड पे कर लेते हैं, जो मालूम करनी है उससे एक साइड पे कर लेते हैं। तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, तो एन यहीं पे रहेगा, बाकी सबको उठा के इधर ले आते हैं। तो पी वी डिवाइडेड बाय एन यहीं पे रहने दे, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई था तो ये भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बच गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि एन बच गया। अब वे सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं हमारे पास, सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं उनकी वैल्यूज। प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर था मेरे पास 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ पास्कल। वॉल्यूम की बात की जाए तो वो 1 था तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाय। अब ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, तो वैल्यू इसकी है हमारे पास 1.38 10⁻⁻23 और देन टेम्परेचर दिया हुआ था 300, तो वो आ गए यहाँ पे 300 इज इक्वल टू n। अब आप इसको कैलकुलेटर पर डायरेक्टली सोल्व कर लें, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को फिर आप डिवाइड कर दें, तो फाइनली जो आएगा मैं आपके सामने वो लिख देता हूँ। क्योंकि अब ये कैलकुलेशन इतनी आप कर चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। n इज इक्वल टू 2.41 मल्टीप्लाई 10⁻11 आ जाएगा। नहीं जी, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे आपके वॉल्यूम के अंदर। तो उम्मीद है कि आप ये भी समझे होंगे। ये यहाँ पे कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो तो देखिए, तो 1 से तो मल्टीप्लाई होकर वापस यही वाली वैल्यू आ जाएगी ना 10⁻⁻9। बस आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 300 को 1.38 से मल्टीप्लाई करा के लिख लें, मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में इन दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा और ब्रैकेट में आपने वैल्यूज लिखनी है। ऊपर वाली वैल्यू सारी ब्रैकेट में लिख के डिवाइड दबाना है, फिर नीचे वाली वैल्यू को आपने ब्रैकेट में लिख कर डिवाइड दबा देना, मतलब इक्वल दबा देना। तो इस तरीके से ये आपका सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका जो सेकंड न्यूमेरिकल था वो भी हो चुका है। कहीं पर इशू हो आप ज़रूर कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं आपके थर्ड न्यूमेरिकल को। तो आपके सामने थर्ड न्यूमेरिकल है, वो कहता है अ गैस अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वेयर इट एब्जॉर्ब्स 500 जूल। एक गैस है जिसने 500 जूल हीट को एब्जॉर्ब किया है ऑफ हीट एनर्जी एंड परफॉर्म 300 जूल, और जो वर्क किया उसने वो कितना किया, 300 जूल किया है ऑन इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग पर। तो एक गैस ने 500 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और 300 जूल उसने वर्क किया। अब आपने क्या बताना है, कैलकुलेट दी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। आपने बताना है गैस की इंटरनल एनर्जी में कितना फर्क आया। तो पहले डाटा लिख लेते हैं हम। हीट एब्जॉर्ब जो किया है वो 500 जूल है, तो उसे क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आ गया। वर्क जो किया था उसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वो 300 जूल था। फाइंड हमने क्या करना है, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो उससे हम डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी को, और जो डेल का मतलब होता है उसका मतलब होता है तब्दीली यानी कि चेंज। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये बात पढ़ी हुई है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, या कह लें कि जो हीट है वो किसके बराबर है, जितनी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई जमा जितना उसने वर्क किया, वो किसके बराबर आएगा, जितनी हीट आपने टोटल प्रोवाइड की। अब हमें क्या मालूम करना है, इंटरनल एनर्जी, तो वो यहीं पे रहने दे, डब्ल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा, तो Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल में रह जाएगा यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब वैल्यू सारी अवेलेबल है। जो हीट एब्जॉर्ब की थी वो 500 थी और वर्क 300 था। हीट आ गई 500 माइनस वर्क आ गया 200 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इनको माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब साथ में यूनिट जो आएगा वो जूल आएगा, क्योंकि एनर्जी कोई भी हो यूनिट जूल ही रहेगा, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कोई भी एनर्जी हो यूनिट जूल ही रहेगा। तो इसी के साथ आपका ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 3 काफ़ी सिंपल था। अब मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ न्यूमेरिकल है आपके सामने,
वो कहता है अ कार्नो इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन अ हाई टेम्परेचर रिजर्वर एट 600 केल्विन एंड लो टेम्परेचर रिजर्वर एट 300 केल्विन। मतलब एक इंजन है और उसके अंदर आपको पता है गैसेज जब जल देंगी, फ्यूज जलेगा तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 600 केल्विन हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये हाई टेम्परेचर रिजर्वर हो गया इंजन के अंदर गैसेस की वजह से, और इस हीट से वो इंजन काम करेगा, इंजन चलेगा, लेकिन जो हीट एक्स्ट्रा बच जाएगी उसको इंजन क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। और बाहर का जो एनवायरनमेंट है, जो आपका माहौल है, उसका जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन तक है। आगे वो कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। आपने बताना है कि इस इंजन की जो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी हो सकती है वो कितनी होगी, मतलब आपने इसकी एफिशिएंसी मालूम करनी है। और दूसरे में वो कहता है द अमाउंट ऑफ वर्क आउटपुट इफ द इंजन एब्जॉर्ब 500 जॉल ऑफ हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वर। अगर इंजन 500 जॉल एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तो फिर वो कितना वर्क करेगा। तो आपने ये दो चीजें मालूम करनी है। तो पहले डाटा लिखते हैं अच्छे से। तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स का टेम्परेचर कितना है, 600 केल्विन, मतलब जो गैसेस चल रही हैं वो जो हीट क्रिएट हो रही है वो 600 है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ सिंक, मतलब आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। हीट एब्जॉर्ब कितने की इंजन ने, 5 जॉल। हमने ये अलग से बताना है कि 5 जॉल जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो तब कितनी उसकी वो कितना काम करेगा। तो सबसे पहले फाइंड लिखते हैं, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमने मालूम करनी है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी को इस तरीके से लिखा जाता है, ये वो सिंबल होता है एफिशिएंसी का। और दूसरा हमने वर्क डन मालूम करना है। करते हैं काम, सबसे पहले एफिशिएंसी कर लेते हैं मालूम। सॉल्यूशन लिखा, एफिशिएंसी लिखी। हमने ये इसी टॉपिक के अंदर ही पढ़ा हुआ है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, कि एफिशिएंसी जो है वो बराबर होती है 1 माइनस सेकेंड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय फर्स्ट टेम्परेचर। सारी वैल्यूज अवेलेबल है, यहाँ पे लिख देते हैं हम। 1 माइनस सेकेंड टेम्परेचर हमारे पास था 300 और फर्स्ट था 600, तो 300 डिवाइडेड बाय 600। आप इनको डिवाइड कर दें तो 1 माइनस 0.5 बचेगा, और 1 में से 0.5 निकालेंगे तो फिर भी 0.5 ही बचेगा। तो आपके पास आ गई एफिशिएंसी। इस एफिशिएंसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर 50 आ जाएगा, 50%। तो आपके इंजन की एफिशिएंसी क्या है, 50%। मतलब 50% हीट को वो इस्तेमाल कर रहा है, 50% हीट वो ज़ाया कर रहा है। तो पहला काम तो हमने कर लिया, उसकी एफिशिएंसी मालूम करनी थी, वो हमने कर ली। अब अगला काम करते हैं, उन्होंने कहा था वर्क भी मालूम करना है। जब वो 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फिर कितना वो वर्क करेगा। तो इसके लिए अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जो वर्क है वो बराबर होता है बेसिकली एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय हीट के। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं। एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं। अब हमें चूंकि वैल्यूज पुट करनी है तो एफिशिएंसी की वैल्यू पुट करेंगे, परसेंटेज वाली एफिशिएंसी नहीं लिखेंगे, तो वो है 0.5। अगर परसेंटेज वाली लिखेंगे फिर उसकी परसेंटेज खत्म करके दोबारा यहीं पर ही हमें आना है, तो डायरेक्ट ही अब ये वाली वैल्यू लिख लें। मल्टीप्लाई हीट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो 500 हो रही है, ये देखें 500 थी। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 250 आ जाएगा। नहीं, इतना वर्क करेगा आपका इंजन 250 जॉल। तो उम्मीद है कि आप ये न्यूमेरिकल समझ चुके होंगे। ये सारे फॉर्मूले हमने इसी टॉपिक में पढ़े हुए हैं, तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक आपका फोर्थ न्यूमेरिकल था। मूव करते हैं पांचवें न्यूमेरिकल की तरफ। जी, पांचवा न्यूमेरिकल, इसमें लिखा हुआ है कि अ रेफ्रिजरेटर, एक रेफ्रिजरेटर है, एक्सट्रैक्ट 1200 जॉल ऑफ हीट। उसने 1200 जॉल हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट किया, मतलब फ्रिज के अपने अंदर वाले एनवायरनमेंट से उसने 1200 जॉल एनर्जी को निकाला है फ्रॉम इट्स इंटीरियर द कोल्ड रिजर्वर, जो कि ठंडा एक रिजर्वर है जहाँ अंदर ठंड होगी, एंड रिलीजेज 1800 जॉल ऑफ हीट टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट द हॉट रिजर्वर। और फ्रिज ने क्या किया, बाहर जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें 1800 जॉल एनर्जी को रिलीज किया। अब यहाँ पर तो एक सवाल आता है कि फ्रिज ने अगर अपने अंदर से 1200 जॉल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाला है, तो बाहर जो निकाली है वो 1200 ही होनी चाहिए, बाहर आके वो ज़्यादा कैसे होगी।
1800 कैसे होगी? फ्रिज ने निकाली 1200 है तो बाहर आके 1800 कैसे होगी? बेसिकली ये 1200 जो हीट है ना, ये फ्रिज के अंदर वाले इन्वायरमेंट से उसने निकाली है। और ये सारी हीट निकालने के लिए फ्रिज में काम भी तो कर रहा है ना कंप्रेसर। अब कंप्रेसर वर्क कर रहा है तो कंप्रेसर भी क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। और कंप्रेसर ने कितनी हीट प्रोड्यूस की? 1200 तो वो थी जो अंदर से निकाली, और 600 जो हीट थी वो कंप्रेसर ने प्रोड्यूस की इसको निकालने के दौरान। तो टोटल कितनी हीट एनवायरनमेंट में जा रही है? 1800 जॉल हीट एनवायरनमेंट में जा रही है, इस लिहाज से ये हीट ज्यादा हुई है। अच्छा, आगे वो कहता है ड्यूरिंग ई साइकिल, हर साइकिल के दौरान इतनी हीट निकलती है। कैलकुलेट, दो चीजें कैलकुलेट करें। द वर्क इनपुट रिक्वायर्ड पर साइकिल, हर साइकिल के दौरान कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क इनपुट करना पड़ेगा। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, आपने रेफ्रिजरेटर का जो परफॉर्मेंस का कोएफिशिएंट है वो मालूम करना है। तो डाटा लिखते हैं पहले। सबसे पहले एक्सट्रैक्टेड हीट, जो हीट निकाली थी जो कि कूल्ड रिजर्वर से निकाली गई थी, तो इसलिए मैंने हीट के साथ सी लिख दिया, मतलब कूल्ड रिजर्वर, वो 1200 जॉल थी। हीट जो रिलीज की गई है वो 1800 जॉल थी। अब साथ में एच क्यों लिखा है? क्योंकि हीट जो रिलीज की जा रही है वो गर्म इन्वायरमेंट में की जा रही है, यानी कि हॉट रिजर्वर में की जा रही है, तो हॉट के लिए एच आ गया साथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंड की। तो फाइंड हमने इनपुट वर्क करना है और दूसरा कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस करना है। करते हैं जी वन बाय वन। सबसे पहले हम अपने इनपुट वर्क को मालूम कर लेंगे। इसके लिए हम अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इस्तेमाल करेंगे। उसके मुताबिक जो आपकी टोटल हीट है, यानी कि जो हीट आपने हॉट रिजर्वर में रिलीज किया, वो किसके बराबर होगी? जितनी हीट आपने कोल्ड से एक्सट्रैक्ट की जमा जितना उसको निकालने में वर्क करना पड़ा आपके कंप्रेसर को। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो क्या आएगी? टोटल हीट आएगी। अब इनमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। जो हीट हमने हॉट रिजर्वर से हमने निकाली थी वो कितनी थी? 1800 बराबर जो कोल्ड रिजर्वर था उससे 1200 निकाली थी, प्लस वर्क जो इससे निकालने में कर, हमें वर्क मालूम करना है तो वर्क यहीं पे रहेगा, 1200 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। उधर प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो 600 आ जाएगा। 600 जूल वर्क करना पड़ा हमें इस हीट को निकालने के लिए। तो वैसे इस तरह की बात मैं आपको पहले ही समझाने के दौरान बता चुका था, तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो ये तो पहले वाला पार्ट कर लिया। अब आगे करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं अब हम इसका। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है E इज इक्वल टू QC डिवाइडेड बाय वर्क। जितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई और जितना उसको निकालने में काम किया उनको डिवाइड कर दे तो आपके पास कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो QC हमारे पास था 1200, आप देख सकते हैं कि जितनी हीट निकाली थी वो 1200 थी, और निकालने में वर्क कितना करना पड़ा? 600, ये वर्क निकाला हुआ है। इनको आप डिवाइड कर दें तो 2 आ जाएगा, सिंपल 2। इसका यूनिट कोई नहीं होता क्योंकि सेम सेम क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हो रही है, तो कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसका कोएफिशिएंट कितना आ गया जी? 2 आ गया परफॉर्मेंस का। तो यहाँ तक आपका ये पांचवा न्यूमेरिकल भी होगा, काफी सिंपल और आसान था। अब मूव करते हैं इसके सिक्स्थ न्यूमेरिकल की तरफ। तो आपके सामने सिक्स्थ न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आइस एट 0 सेल्सियस मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। वो कहता है कि 1 मोल आपके पास बर्फ है, ठीक है, और उसको आप हीट 0 सेल्सियस पर ही, उसका मतलब उस बर्फ का टेम्परेचर 0 सेल्सियस है, और इसी टेम्परेचर पर रहते हुए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। आपने उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। आगे हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस उन्होंने दे दी हुई है पर मोल, ये दे दी हुई है। तो जो जो दिया पहले लिखते हैं फिर देखते हैं कैसे मालूम करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स एक थे वो दे दिया, टेम्परेचर उन्होंने दिया हुआ 0 सेल्सियस, वो केल्विन में 273 केल्विन होता है, वो कर लिया हमने। नेक्स्ट बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है उसे हम LF से भी लिखते हैं और HF से भी लिखते हैं। आगे इसकी वैल्यू लिख दी, 10 की पावर 3 है तो इधर भी 3 आएगा। जूल पर मोल, पर मोल का मतलब है कि 1 मोल के मुताबिक ये लिखी हुई है हमने। चलें जी नेक्स्ट फाइंड हमने क्या करना है? चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि चेंज है तो साथ में डेल्टा आएगा। सॉल्यूशन पे चलते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि चेंज इन एंट्रोपी जो है उसका फॉर्मूला ये है, डेल एस इज इक्वल टू हीट डिवाइडेड बाय
टाइम। अब ये जो हीट है बेसिकली हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हीट बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यू इसके बराबर होता है तो क्यू की जगह पर ये आ गया, नीचे आ गया टाइम टी। अब देखिए सारी वैल्यूज अवेलेबल है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो वो 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, लेटेंट फ्यूजन जो है वो 6.0 और आगे 1 भी आता है। आप देख सकते हैं कि सवाल में भी यहाँ पर 1 मौजूद है, तो हमें भी लिखना है, तो इसी के मुताबिक फिर यहाँ पर भी 1 आएगा। दोबारा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गया, मल्टीप्लाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी हमारे पास 6.01, 6.01 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ गया। डिवाइड में आ जाएगा टेम्परेचर, वह 273, तो वो हमारे पास आ गया जी 273। फर्दर आप देखें ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6010 डिवाइडेड बाय 273। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इनको आप डिवाइड कर दें, आपके पास आपका जवाब आ जाएगा। तो डिवाइड करने पर आता है जी 22.0, या सिंपल 22 ही लिख लें या 22.0 लिख लें की बात है। आगे यूनिट क्या आएगा, जूल पर केल्विन, ये एंट्रोपी का यूनिट आ गया आपके पास। तो चेंज इन एंट्रोपी फाइंड कर रहे थे, हमने कर ली, तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। यही आपका जवाब है। इसी के साथ ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 6 था ये। मूव करते हैं 7 की तरफ। तो 7 न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, अ गैस ऑक्यूपाइड 400 मिलीलीटर। तो गैस है, उसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। देखिए लीटर आ गया ना साथ में, तो लीटर वॉल्यूम का यूनिट होता है। एट 20 सेल्सियस, 20 सेल्सियस पर व्हाट वॉल्यूम विल इट ऑक्यूपाइड एट 80 सेल्सियस। अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया जाए 80 सेल्सियस तक तो फिर कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगी। अज्यूमिंग कांस्टेंट प्रेशर, आप फर्ज कर लें कि बाहर का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। तो डाटा लिखते हैं पहले। हमें उन्होंने इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ था, उसे मैं V1 कह देता हूँ 400 मिलीलीटर। उसके बाद टेम्परेचर दिया हुआ था, इसे इनिशियल टेम्परेचर कह देते हैं 20 सेल्सियस। अब चूंकि सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 293 हो जाएगा। आपको पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें 273 जमा करेंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से फाइनल टेम्परेचर उन्होंने दिया हुआ था हमें 80 सेल्सियस, इसको भी केल्विन में कन्वर्ट कर दिया तो 353 केल्विन आ गया। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं, 273 जमा करके। तो अब करके लिख लें या डायरेक्ट लिख लें, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम फाइंड क्या करना है। तो फाइंड हमने करना है फाइनल वॉल्यूम, यानी कि सेकंड वॉल्यूम मालूम करना है हमने। सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम चार्ल्स लॉ यूज करेंगे। हमने ये चार्ल्स लॉ के अंदर पढ़ा हुआ है कि V1 डिवाइडेड बाय T1 बराबर है हमारे पास V2 डिवाइडेड बाय T2। ये हमने चार्ल्स लॉ के अंदर ही ये चीज़ पढ़ी हुई है, तो इसी के मुताबिक अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वॉल्यूम 1 था 400, तो यहाँ पर आ जाएगा 400। टेम्परेचर 1 था हमारे पास 293, तो 293 इज इक्वल टू वॉल्यूम 2 तो हमें मालूम करना है, तो वो एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 2 था 353 केल्विन, 353 केल्विन। ये सारी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 353 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 400 से और डिवाइडेड बाय 293। अब आप ये काम कैलकुलेटर पे डायरेक्टली कर लें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, जो भी जवाब आएगा उसे 293 पे डिवाइड कर दें, तो फाइनल जो आपके पास बचेगा 481.9 बचेगा, इज इक्वल टू V2। आप इसे राउंड अप कर लें तो 480, जैसे कि 9 है ना, 5 से बड़ा, इसे खत्म करूंगा तो आगे में एक जमा कर दूंगा तो 1 हो जाएगा 2, 482। साथ में यूनिट में यूज करूंगा मिलीलीटर। मिलीलीटर में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने V1 लिया हुआ था, जो उन्होंने खुद दिया हुआ था V1, उसमें भी मिलीलीटर ही यूनिट इस्तेमाल किया गया था, तो उसको हमने चेंज नहीं किया था, तो हम इसमें भी चेंज नहीं करेंगे, सिंपल मिलीलीटर ही रहने देंगे। नहीं जी, इसी के साथ आपका ये न्यूमेरिकल भी हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 7। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ।
तो 8वां न्यूमेरिकल है आपके सामने, वो कहता है कि आ गैस हैज़ अ प्रेशर ऑफ 2 atm एट 300 केल्विन, कि गैस का प्रेशर 2 atm है और जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। व्हाट प्रेशर विल इट हैव एट 450 केल्विन, कि 450 केल्विन पर उसका कितना प्रेशर होगा। अज्यूमिंग कांस्टेंट वॉल्यूम, आप फर्ज कर लें कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो पहले तो डाटा लिखते हैं। इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है उसे P1 कह देते हैं, वो 2 atm हमने कर दिया उसे। और इनिशियल जो टेम्परेचर था उसे T1 कह देते हैं, वो 300 था। देन फाइनल टेम्परेचर हम मालूम करेंगे T2, वो आ जाएगा 450 केल्विन, वो भी उन्होंने दिया हुआ था सब कुछ। नेक्स्ट हम करते हैं जी फाइंड की तरफ चलते हैं। फाइंड हमें क्या करना है, फाइनल प्रेशर मालूम करना है, तो P2 हमें मालूम करना है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। इसके लिए हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं गैर-लुज़िक लॉ। तो गैर-लुज़िक लॉ के अकॉर्डिंगली कि P1 डिवाइडेड बाय T1 किसके बराबर होता है, P2 डिवाइडेड बाय T2 के। अब जैसा कि हमें P2 यानी कि ये वाला प्रेशर मालूम करना है, तो इसको यहीं पे रहने दे, T2 को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दे, तो T2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 डिवाइडेड बाय T1 के साथ। तो ये डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे बच गया P2। वैल्यू सारी अवेलेबल है, लिखते हैं। T2 की बात करें तो वो 450 था, तो यहाँ पर आ गया 450 मल्टीप्लाई P1 हमारे पास था 2 atm, तो P1 की जगह पर आ गया 2 डिवाइडेड बाय T1 की जगह पर आ गया 300 केल्विन, तो 300 आ गया इज इक्वल टू P2। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लें, 450 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो गया 900 हो जाएगा, वो 300 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो टोटल जवाब आ गया 3 atm P2। लें जी, हम अपना सेकंड वाला जो फाइनल प्रेशर था वो मालूम कर रहे थे, हमने कर लिया, 3 atm प्रेशर है। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ चुका होगा, काफ़ी सिंपल था। इसी के साथ आपके सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं चैप्टर नंबर 6 के। कहीं पर भी इशू आए आप ज़रूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तब भी कमेंट करें, फिर लाइक भी कर दें, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।